टू द अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवर बिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है सैयद आमिर सज्जाद। और ये एक बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, IVF इनका एक रन करते हैं। और इसके साथ साथ हम इनको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देख रहे होते हैं, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के ऊपर बात करते हुए। तो लेट्स वेलकम आमिर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी देनी है डिस्कवर बीइंग्स के बारे में, जो आपका बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। थैंक यू। आमिर भाई, ये बताइएगा सबसे पहले कि बिजनेसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप मल्टीपल बिजनेसेस रन करते हैं, जिसमें से मेन जो आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ग्रुप है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हैं वो भी हमें थोड़ा हाईलाइट कर देगा यूज़र्स को। जी बिल्कुल। हमारा जो प्राइमरी बिजनेस है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के नाम से। ये हम हैं IVF और जेनेटिक्स की टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें 25 साल हो गए। और हम पाकिस्तान में ब्रांड लीडर्स हैं। हमारी 16 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। और इस सेंटर की जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इस सेंटर को अमेरिका में, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी सेंटर से जो है कंपेयर कर सकते हैं, इस लिहाज से कि उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी या कोई भी मशीनरी, इक्विपमेंट, जो चीज़ें हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। जी। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि अगर हम स्टार्ट करें आपकी लाइफ के बारे में, तो कहाँ से अपने अर्ली एजुकेशन ली, पैदाइश कहाँ की है, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन मराइल से गुजरे आप? जी, जो पैदाइश है वो कराची की है। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 नवंबर, जिस दिन इल्लामा इकबाल भी पैदा हुए थे। और इसके साथ जो है एजुकेशन, मैंने स्कूलिंग अपनी जो है सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल से की, और जो कॉलेज है वो सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से वो किया। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से जो है आगे की जो अपनी तालीम है वो मुकम्मल की। और इसके साथ साथ जो है IBA के अंदर भी जो है कुछ कोर्सेज़ वगैरह जो है वो किए हैं। जी। अच्छा जी। अब भाई ये बताइएगा कि IVF जो है आपका, इसके अंदर आपने जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र किया, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें जो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हो रहा है, ये एफिलिएशन है या फिर वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। असल में ये जब सेंटर बना था तो ऑस्ट्रेलियन जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ इश्तराक के साथ ये अमल में आया था। और हमारे जितने भी यहाँ के कंसल्टेंट हैं वो वहाँ पे ट्रेन भी हुए, वो वहाँ जाते रहते थे और वो लोग भी यहाँ पे आते रहते थे। इसके बाद अब हमारे जो हैं वहाँ पे डिफरेंट लेवल पे लोगों के साथ एफिलिएशंस हैं। जैसे कि एड्रियान पोप है, डायरेक्टर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी लैब्स थी वहाँ पे, तो उन्होंने हमारे सेंटर्स को विज़िट भी किया। और वो ऑफिशियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी वो काम करती हैं। और इस तरीके के जो टॉप ऑफ द लाइन जो लोग हैं, अब इवन हमारा जो सेंटर है वो उस मुकाम पे पहुंच गया है कि अब हमें कहीं किसी से एफिलिएशन की जनरली अब वैसे ज़रूरत नहीं है। और अब हम खुद एफिलिएशन देते हैं लोगों को, और लोग हमसे आके अब एफिलिएशंस लेते हैं। तो और उसके साथ दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम जो है काफ़ी अलग जो लोग एम्ब्रियोलॉजिस्ट कह लें उनको, या साइंटिस्ट कह लें उनको, उनसे भी इश्तराक है हमारा, जिसमें डॉक्टर राद हैं। उनका ताल्लुक सीरिया से है, अभी वो टर्की में है। इसके साथ फिर UK में हैं और अमेरिका में भी हैं। और इसकी डिफरेंट लोगों से डिफरेंट नेचर की हमारी कोलैबोरेशंस रहती हैं, क्योंकि ये एक एवर एक्सपेंडिंग फील्ड है। और IVF तो एक फील्ड है जो ज़ाहिर सी बात है कि बच्चा नहीं होता तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इससे जो आगे की फील्ड है वो है जेनेटिक्स। अब हम उसमें भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती हैं बच्चे के अंदर। तो उसकी पैदाइश से पहले एम्ब्रियो लेवल पे ही उसको हम देख सकते हैं और उसको डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं कि इसका क्या करना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा IVF का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको थोड़ा हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा। और दूसरा ये भी कि आपके जो इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोग फिल वक्त जो है वो कवर कर रहे हैं, उसमें किन किन पेशेंट्स को या डिजीज़ को आप लोग उसमें कवर करते हैं? जी, IVF बेसिकली ये है कि एक ऐसा कपल, शादीशुदा कपल जिसके यहाँ
1 साल से शादी हो गई है, लेकिन ये कि उनके यहाँ बच्चे अभी तक नहीं हुए, तो उनको हमारे जैसे सेंटर से रब्ता करना चाहिए, ताकि ये कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो हम देख सकें। और इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी डेवलप किया है फ्री कंसल्टेशन का। फ्री कंसल्टेशन इसलिए डेवलप किया कि इसके अंदर देखें, जो मेल है उसकी एज से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फीमेल है उसकी एज से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। फीमेल की एज जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी जो एग की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती जाती है, और फिर एक ऐसा पीरियड आता है 45 ईयर्स या डिपेंडिंग ऑन उनकी एज के 50 के एग की प्रोडक्शन ही बंद हो जाती है। उसके बाद फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और इसकी जो फर्टिलिटी का जो रेट होता है सबसे बेस्ट वो शुरू में होता है, जब बिल्कुल यंग एज होती है। तो काफ़ी लोग इसका वेट करते रहते हैं, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि इसमें वेट ना करें, और इसीलिए हमने फ्री कंसल्टेशन का इनिशिएटिव भी लिया कि आपकी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या इशू है, वो कम से कम आप आके डिस्कस तो करें। हमारा जो कराची में जो सेंटर है ये मेन बिलावल चुरंगी पे है, नेक्स्ट टू पेल्पा ब्रिटिश एम्बेसी के साथ है। तो ये है कि अच्छा अमर भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो मज़ीद मैं इस पर सवालात करूँ। हमारे यहाँ एक कॉमन एक कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर बात करने से लोग कतराते हैं, इवन कि हमें लगता है इन चीज़ों के ऊपर सवालात करने से भी बाज़ औक़ात लोग जो है वो उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा मानते हैं। तो इस बारे में किस तरीके से आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, या उस पर क्या मैसेज देते हैं कि यार इस तरीके से भी बात करना हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? जिस तरीके से आम बीमारी जो होती है, बुखार हो गया, नज़ला हो गया, उसको किस तरीके से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाह करते हैं? जी, इसका एक अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है उसके अंदर एक टैबू है, और लोग ये समझते हैं कि अगर जैसे बच्चा नहीं हो रहा और घर वालों को पता लगे और उनकी जैसे दूसरी फैमिली को पता लगे, क्योंकि लड़के की एक फैमिली है, लड़की की एक फैमिली है, तो उसको छुपाते हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसे ही है जैसे अनलाइक एनी अदर डिजीज़, लेकिन ये कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर टाइमली इसको देखा जा सके। और तो मेरे हिसाब से जो लोग हैं उनको राब्ता करना चाहिए और इस टैबू को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। और अगर वो नहीं तोड़ेंगे, डिले करेंगे, तो उसके अंदर रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो रिज़ल्ट आपका खुद आपके हाथ में है, आप जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा अमर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, इनफर्टिलिटी जो है इसका किस तरीके से एक औरत या मर्द के अंदर ये या तो पहले से मौजूद होती है, या उसमें कुछ ऐसे अवामिल मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो चीज़ पैदा हो जाती है? तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से ये इन कपल्स के अंदर मौजूद होती है पहले से, या फिर पैदा हो जाती है बाद में? इनफर्टिलिटी का तो देखें, वैसे एज सच तो पता नहीं लग सकता। ये पता तभी लगता है, जाहिर सी बात है, जब शादी होती है और बच्चा नहीं होता, और इसके इनिशियल टेस्ट जो है फिर आप आके कराते हैं। जैसे मेल के जो टेस्ट हैं इनिशियल, वो सीमेन एनालिसिस कहलाता है, और उसके साथ जो फीमेल है उनके डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जिसमें FSH, LH, प्रोलैक्टिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH, और लुटनाइजिंग हार्मोन होता है LH, और प्रोलैक्टिन है। इसके साथ फिर एक होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इन चीज़ों को, ये बेसिक टेस्ट होते हैं, और इनको देख के फिर ये पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम किस में है, मेल में है या फीमेल में है या दोनों में है, और किस नौइयत का है। और इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि प्रॉब्लम दोनों में ही नहीं होता, और वो कहलाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ये होता है कि मेल फीमेल के दोनों के टेस्ट नॉर्मल हैं, मगर फिर भी हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि किस वजह से बच्चा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से भी होता है इसके अंदर। अच्छा अवरेज, आपने जिक्र किया दोनों में हो सकता है, किसी एक में हो सकता है। तो हमारे यहाँ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कितना रेशियो है मेल वर्सेस फीमेल का? क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है वो एक पहला ही जो हो जाता है कि यार ये औरत का कसूर है, बच्चा नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे जो लड़के की तरफ से घर वाले होते हैं वो प्रेशराइज करना शुरू हो जाते हैं, घर से कभी बाज़ औक़ात निकाल भी देते हैं, मैरिज लाइफ उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से। तो रेशियो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको बेसिक बिल्कुल उस पर लेके जाएँ कि मेल वर्सेस फीमेल का क्या इसमें यहाँ पे रेशियो है? जी, जनरली जो है वो इक्वली रेशियो है, और अगर वैसे देखें तो मेल का कुछ हद तक ज़्यादा ही है। अच्छा। तो इसके अंदर जो हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो सारा ब्लेम औरत को दे दिया जाता है। औरत को हम ब्लेम नहीं दे सकते, और वो इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोई
ऐसी तशखीस या कोई ऐसी चीज़ आपने की नहीं है, और अगर प्रॉब्लम आपके बेटे में, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे अपनी लाइफ के अंदर जिसमें जो फीमेल थी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं था, मेल में ही प्रॉब्लम था। उनकी घर वालों ने पहली शादी कराई, दूसरी कराई, तीसरी कराई, और जो एंड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मेल में निकला। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखने में आती है कि आप अपनी टाइमली जो है अपना आपको ट्रीट कराएं, और उसके ज़ाहिर सी बात है कि अगर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट करा क्यों नहीं रहे, आप टाइमली उन ट्रीटमेंट्स को कराएं, ताकि ये कि आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट आपको जल्द से जल्द मिले। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है, जैसे हम आज की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे चिकन की बात करते हैं, हमारी जो डाइट हो गई है वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे जो फीड दी जाती है एनिमल्स को, या फिर हम जब बात करते हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह हमारे ग्रो होते हैं वो भी उस इन्वायरमेंट के अंदर पैदा नहीं हो रहे जिस तरीके से पहले हुआ करते थे। तो क्या ये जो इंसानी ग़िज़ा जो होती है वो भी इस चीज़ को मुतासिर करती है, या फिर एक ये अगेन एक कोई मिसकंसेप्शन है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और इसमें सिर्फ ग़िज़ाई नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ज़ाहिर बात है, देखें, इंसान की जो बॉडी है वो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से बनाई है कि आप उसकी अगर टेक केयर नहीं करेंगे, जैसे स्मोकिंग है या यूज़ ऑफ टोबैको हो गया या अल्कोहल हो गया, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपके स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। या ऐसे कुछ लोग जो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे जैसे लोहे की भट्टी हो, हीट बहुत ज़्यादा है, उसके करीब रहते हैं, तो वो स्पर्म्स आपके बहुत डैमेज कर सकती है। अच्छा, सही। तो अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ एक मैं कहूँगा बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे मेथड्स डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्या इस चीज़ से भी जो है वो अर्ली अगर एज में ही किया जाए, लेट्स से कि अगर यंग कपल कोई मैरी हुआ है, या फिर मैं XYZ जो भी हम बोलना चाहें उसमें किसी भी तरीके से हम कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या उस वजह से भी अगर इनिशियल एज में ली जाए तो बाद में जाके वो जो है इफ़ेक्ट करती है इन चीज़ों को? डेफिनेटली कर सकती है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर ये करें तो किसी डॉक्टर की सुपरविजन में करें, ताकि प्रॉपरली वो आपके उसके साथ टेस्ट भी करा सकें और देखते रहें कि आपका जो इनफर्टिलिटी का जो भी जैसे कि इशू है, या आपका फर्टाइल आप है, और उसको उससे रिलेट करें, और ज़्यादा डिले मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए और बच्चे की पैदाइश को, क्योंकि जितना डिले करते जाएंगे, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, और उसके अंदर फिर इवेंचुअली ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो आपको फिर ऐसे सेंटर्स में फिर आना पड़ता है और अपना ट्रीटमेंट फिर कराना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर सिर्फ आपके सेंटर के हद तक बात करूं तो इसके इलाज का जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है? देखें, इसका जैसे हमारा जो सेंटर है इसका माशाल्लाह से हमारा 40 to 45% रहता है, जो कि इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड। और उसकी वजह यही है कि हम अपनी क्वालिटी एश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, सारे ऑलमोस्ट जितने भी हैं जो मेन कंसल्टेंट्स हैं, दे आर ऑल फॉरेन ट्रेंड। और हम सिर्फ यही नहीं करते, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमारे बाहर आप समझें कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं IVF के अंदर, हम उनको उनके रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए भी भेजते रहते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और वहाँ पे वो जाके नए प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं। इसके साथ फिर आपकी दुनिया की जो सबसे बड़ी यूरोपियन एक कांग्रेस होती है, जिसमें जो मेरे फादर हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन जो CEO भी हैं, वो उसमें गए हुए थे अभी, और हर साल से हम जाते हैं, और साथ में कंसल्टेंट्स भी उसमें हम भेजते हैं। तो एशरे यूरोपियन कॉन्फ्रेंस होती है IVF की दुनिया की सबसे बड़ी यूरोप में, और अमेरिका में कहलाती है ASRM। तो उसके अंदर जो है पूरी दुनिया से साइंटिस्ट जमा होते हैं, पेपर्स जो रिसर्च पेपर्स हैं जो लिखे गए पब्लिश्ड हैं वो प्रेजेंट होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे आती हैं, लोग डिस्कस करते हैं, और आगे जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं। अब जैसे AI की बात करें तो इसमें AI का भी रोल आ गया। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अब उससे रिलेट किया जा रहा है कि पेशेंट का जो डेटा है उसको कंपाइल कैसे किया जाए, उससे रिसर्च एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ किया जाए। और AI के ऊपर भी काम चल रहा है कि IVF का अभी रिसेंटली काफ़ी काम उस पर स्टार्ट हो गया है कि इससे कैसे मदद ली जा सकती है। अच्छा, तो आपने इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया, इसमें एज का जिक्र आया। अब मुझे अब अपने हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कौन सी एज बेस्ट रहती है
एक तो शादी करने के हवाले से और दूसरा शादी का ज़ाहिर और उसका कनेक्शन है इसी के साथ कि बेस्ट एज क्या होती है कंसीव करने के लिए? शादी करने के लिए तो जो सबसे बेस्ट एज है वो तो ये है कि जब लड़की मिल जाए और लड़की मान जाए सही। और उसके घर वाले मान जाए जी और ये कि कम से कम इंसान जो है इतने पैसे कमा रहा हो जी कि उसको लड़की को खुश भी रख सकें। जी। अच्छा, एक तो ये है। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि दूसरा सवाल क्या किया था? कंसीव करने के हवाले से कि बेस्ट एज क्या हो? बेस्ट एज उसकी वही अर्ली एज है फीमेल के लिए, फॉर फीमेल, ओके ओके। कि जितनी अर्ली एज, जैसे आपकी 20s की जो एज हो गई ये हो गई, और उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपके दिन ब दिन जैसे भी आपके एग की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होती है। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि क्या आपने एआई का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो मुझे बताइएगा कि क्या कोई आप अब तक कोई ऐसा मेथड आ चुका है कि जिसके थ्रू हम लोग पैदाइश के टाइम पे ही इस चीज़ को डायग्नोज कर लें और उसके हवाले से सारी चीज़ें जो प्रिकॉशंस हैं वो लेना शुरू कर दें कि ताकि जब वो अपनी उस एज पर आए तो उसको ये जो आपकी बीमारी है उसकी वजह से उसको इफ़ेक्ट ना हो? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इसमें मैं ये गाइड करना चाहूँगा। देखें, एक दफ़ा बच्चा पैदा हो जाता है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसके अंदर जो सारी टेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक्स की है, ये होती कब स्टार्ट है, जैसे कि मेल का स्पर्म लिया जाता है, फीमेल का एग लिया जाता है और उसको फिर आउटसाइड द बॉडी इंसेमिनेट किया जाता है। और ये प्रोसीजर जो है ग्रीक लैंग्वेज में कहलाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो है स्पर्म को एग में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। और क्योंकि हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है दैट इज 37। अब उस पे जब हम रख देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बॉडी के अंदर ही हूँ, और वो उसमें ग्रो करता है। ग्रो करने से उसकी सेल की होती है फिर मल्टीप्लिकेशन। 2 सेल होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 4 से 8 होते हैं, फिर इस तरीके से इट कीप्स ऑन डेवलपिंग। तो उसको फिर देखा जाता है, जेनेटिक्स की जहाँ तक बात है, तो उसके जितने भी एम्ब्रियोज जिनके बने एक पेशेंट के, उनको फिर स्क्रीन किया जाता है। उसके अंदर से अगर ज़रूरत हो तो बायोप्सी भी ली जाती है, ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई जीन म्यूटेशन तो नहीं है। अच्छा। इसके अंदर कोई ऐसा इशू तो नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान है, इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है अल्फा थैलेसीमिया। अच्छा। पूरे एशिया का बहुत बड़ा एक इशू है, और वो इशू इस वजह से है इंटर कज़न मैरिजेस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि थैलेसीमिया मेजर खुदा ना खास्ता ना हो जाए, जो है बच्चा पैदा उसको। तो उसको भी हटाने के लिए, देखने के लिए इसी तरीके के जो टेस्ट हैं उनको पहले से आदमी करवा ले, या फिर इस तरीके के 200 से ज़्यादा ऐसे डिजीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, कोई भी ऐसी जीन म्यूटेशन जो फैमिली से ट्रेवल कर सकती है बच्चे में, जिसका उनको पता हो, उसके लिए उसके अंदर पहले से देख के ये बताया जा सकता है, स्क्रीन किया जा सकता है एम्ब्रियोज को कि किसके अंदर वो म्यूटेशन है और किस में नहीं है। जिसमें वो म्यूटेशन नहीं होती फिर वो वाले एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, और जिसके अंदर प्रॉब्लम होता है उनको फिर उनको बता के डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अच्छा, ये आमिर भाई, ये आईवीएफ का जो आपका जो आपने पूरा मुझे कॉन्सेप्ट बताया, इसके अंदर ये जो इलाज है ये काफ़ी सुनने में जो मुझे लग रहा है कि महंगा है। इसके अंदर महंगा है, तो इसको हम किस तरीके से, क्या कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं, कोई ऐसा कपल है जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसी उनको फाइनेंशियल एड या कहीं से डोनेशंस वगैरह मिल सकती हैं या मिलती हैं कि वो अपना इलाज करा सकें और इस चीज़ को वो जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो है जो पैकेजेस जो हम लॉन्च करते हैं वो हम बड़े कॉम्पिटिटिव पैकेज लॉन्च करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मार्केट से कम रेट पे हो वो, ठीक, कि पेशेंट को सिर्फ कंफर्ट देने के लिए। अभी जैसे आप देखें कि डॉलर का रेट बढ़ा तो उससे तकरीबन 40% बिजनेस में इम्पैक्ट आया, यानी कि असूलन तो हमें 40% वो जो है उस पर ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन हमने उस पर ऐड नहीं किया। हमने उस पर सिर्फ 3 या 4% ऐड किया, और बाकी हमने अपने अंदर ही कंज्यूम कर लिया उसको, वो जो लॉस है। तो हम हर कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे यहाँ पे जो पैकेजेस हैं उसको अगर बाहर से कंपेयर करें, बाहर के पैकेजेस यहाँ से तकरीबन इस वक्त 10 गुना महंगे। इवन आप दुबई में भी चले जाएं तो जो पैकेज यहाँ पे अगर 5-6 लाख का आपको पड़ रहा है, वो पैकेज आपको वहाँ पे इक्सी का वहाँ जाके पड़ेगा 55 लाख का, 50 लाख का, और ट्रैवलिंग आपकी अलग है।
तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक ये फ़ायदा ये भी है लोगों को, और इसके साथ जो है दूसरा सवाल आपने क्या किया था? दूसरा सवाल मैं आपसे ये करने वाला था कि मुझे ये जो आपका डोनेशंस वगैरह होती हैं, तो क्या ऐसा कोई कपल है जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो आपकी फ़ीस, तो क्या डोनेशंस या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हम ही से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एंजल ट्रस्ट, जो मेरी मदर हैं मिसेस रज़िया सज्जाद वो रन करती हैं। अच्छा। और हमारी देखिए, मेरे जो फादर हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन, उन्होंने एक चीज़ सिखाई है हमें। मुझे 25 साल हो गए उनके साथ, और इस बिज़नेस में भी, तो फैमिली बिज़नेस है हमारा ये। तो उसमें एक चीज़ जो ये सिखाई है ना, उन्होंने कहा बेटा ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आप सर्विस दें। सर्विस का मतलब ये है कि आप जैसे क्लाइंट है, हम क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझते, हम सर्विस देते हैं। सर्विस मीन्स कि पेशेंट जिस काम के लिए आया है, हम पूरी जान तोड़ कोशिश करते हैं कि उसको वो चीज़ मिले। बिल्कुल। और उसके अंदर एक और पॉलिसी जो उन्होंने ही बनाई हुई है, वो ये है कि किसी पेशेंट को आप मना नहीं करें। अच्छा। देर हो सवेर हो, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें। अगर उसके थोड़े से पैसे कम भी हैं, अपनी जेब से डाल दें। और इस तरीके से मैंने ऐसे बहुत से जो है ऐसे चीज़ें देखी कि जैसे पेशेंट्स आए, उनसे मिले, और उन्होंने ख़ुद जो है वो उनको पैसे दिए, और मतलब है कि और कहा कि आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा और जाके आप जमा करा दें। अच्छा जी। तो हम पेशेंट की भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, उनकी इज्जत भी रखते हैं, और उसमें इवन के जो हमारा स्टाफ है उसको भी नहीं पता होता कि ये पैसे कौन दे रहा है, कहाँ से आए, पेशेंट ही दे रहा है। तो इस तरीके का सिस्टम हमने एक जो है कोशिश की है कि डेवलप हो जाए। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा, एक टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट है जो एक लेमन वर्ड्स के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहा जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मौजूद है, और क्या इसका कोई प्रैक्टिकल इसका टेस्ट हुआ है या इसका एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ है, या अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी का तो लेमन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जो ग्रीक लैंग्वेज का उसे कहते हैं एक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन। और ये जो ट्रीटमेंट है ये इजाद हुआ 1970s के अंदर। अच्छा। यूके के अंदर। अच्छा। और इससे जो सबसे पहली जो बेबी पैदा हुई वो हुई लुइस ब्राउन, 1978 के अंदर उसकी बर्थ हुई, और वो एक रेवोल्यूशन था। जाहिर सी बात है कि वो कहलाया टेस्ट ट्यूब बेबी, और वहाँ से ये लफ्ज़ चलता आ रहा है। और अब तो जाहिर बात है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, आगे बढ़ गई। और अभी कुछ साल पहले इत्तेफाक की बात ये कि ASRM में जो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस होती है बहुत बड़ी, जो मेरे फादर हैं उनकी और जो मेरी मदर है उनकी मुलाकात हुई लुइस ब्राउन से, क्योंकि उन्होंने उसको एज अ चीफ गेस्ट उनको लुइस ब्राउन को बुलाया हुआ था। और जाहिर बात है शी इज़ अ सेलिब्रिटी फिगर कि वो दुनिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और सब लोग उनसे मिलना भी चाहते थे, उन्हें देखना भी चाहते थे। और उन्होंने हमारे जो सेंटर के लिए एक स्पेशल मैसेज भी जो है लिख के दिया, अपनी बुक भी दी मेरे फादर को, और साइन भी किया उसको। अच्छा, एक बहुत ही एक कंसर्निंग एक इशू है, उस हवाले से लोग बात करते हुए थोड़ा कतराते भी हैं, वो है पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के हवाले से। इन दोनों चीज़ों की कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी के अंदर, या फिर इसमें क्या चीज़ें हैं, या वो पाकिस्तान में उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, या फिर वक्त होता है तो किस हद तक होता है? देखें, एक ये चीज़ें तो हैं हमारे माशरे में, और हम अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उसकी बात करें, जैसे आपने की जी। आप टैबू तोड़ेंगे कैसे? जब तक उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो लोगों को समझ आएगा, और ये चीज़ तो हमारे माशरे में है और बहुत ज़्यादा है। अब इससे हम निकल कैसे सकते हैं, एक तो ये भी सोचने का एक वो है, और दूसरी चीज़ ये कि ये इसमें कितना अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। मतलब है कि जैसे आपकी फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, या मेल का जो फर्टाइल मेल्स का जो इशू है, उसके अंदर ये बहुत डैमेज करती है। मतलब है कि इस टाइप की चीज़ें देखने से तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो दूसरी आपने बात की, तो वो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी चीज़ को अगर इस तरीके से करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अननेचुरल वे के अंदर जाहिर सी बात है कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो इन चीज़ों के हवाले से जैसे हम पोर्नोग्राफी की बात करें तो पाकिस्तान उसमें टॉप 10 के अंदर आता है व्यूअरशिप के हवाले से। अच्छा, इसका जो यूथ का आपको नहीं लगता कि एक कॉमन एक वर्ड मैं बताता हूँ जो आम अल्फाज में हर महफिल में हम लोग बोल रहे होते हैं, ख़ासतौर पे यूथ जो है, कि यूथ इतनी वेली हो गई है कि उनको जो है वो करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट यूज़ ऑफ डिफरेंट चीज़ें ढूंढ रही होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए,
या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो क्या इस चीज़ से फिर बाद में उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट आता है कि वो पहले जो चीज़ें देख रहे होते हैं, बाद में ऑब्वियसली वो एक सारा स्क्रिप्टेड एक चीज़ होती है, तो उसको जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें वो फिर चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं, वो फिर रिजल्ट्स भी उसके उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते? हाँ, ये किसी हद तक कह सकते हैं कि ये चीज़ें इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन इसमें देखें इसकी जो जड़ है वो क्या है कि लोग इस तरफ जाते क्यों हैं। क्योंकि आप ये देखें कि हमारा जो यूथ है, हम कहते हैं कि यूथ हमारी बैकबोन है, 60% आबादी यूथ की है, और हमारा जो अनफॉर्चुनेट है कि 55% जो हमारी आबादी है, जो बच्चे हैं, वो स्कूल ही नहीं जाता है। तो ये उससे बिल्कुल रिलेटेड है। इसमें शऊर का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और अगर शऊर नहीं होगा तो आप गलत रास्ते की तरफ जा सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और ये चीज़, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक आम जो बच्चा है वो इस तरफ बहुत आसानी से चला जाता है किसी भी गलत रास्ते पे जो उसको दिखाता है, क्योंकि उसे यही नहीं पता होता कि वहाँ होगा क्या, मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है, इस पे बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है, और इसके लॉस पे भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो मैस्टरबेशन का आपका एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर जो भी है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन एक मैस्टरबेशन का आपका एक हेल्थ के हिसाब से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम लोग अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि इसका हेल्थ बेनिफिट कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं बुरा है, लेकिन हर चीज़ का एक्सेस यूज़ जो है वो भी ख़राब होता है। तो इसका हेल्थ बेनिफिट है या फिर एक हेल्थ के हार्मफुल ही है, और अगर हार्मफुल है तो उसको हम किस तरीके से इसको यूथ को रोक सकते हैं इन चीज़ों से, और किस तरीके से खुद भी इस चीज़ से बचा जा सकता है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि ये चीज़ें जो हैं ये एग्जिस्ट क्यों करती हैं, तो इसका सोचना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि जैसे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, एक निज़ाम बनाया दुनिया को आगे बढ़ाने का। मेल को बनाया तो मेल के अंदर स्पर्म्स पैदा किए, औरत है तो उसके अंदर एग्स पैदा किए। तो ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। तो कोई भी एक नेचुरल चीज़ है, जैसे जिस तरीके का ये है, और जैसे आपने बात की, तो उसके अंदर यही चीज़ है कि इसको, वही वाली बात कि आप एक्सेस यूज़ करेंगे, तो एक्सेस यूज़ जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी फ्यूचर के अंदर। हर चीज़ की एक समझे कि पूरी हमारी बॉडी है, हर चीज़ की एक लाइफ है। अगर हम सोए नहीं रात को, 2 घंटे सोना शुरू करते हैं, अब हमें कम से कम 6 से 8 घंटे नींद बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए ही चाहिए। आप अगर रात को लेट नाइट जाग रहे हैं, और आपकी हैबिट्स ऐसी हैं कि लेट नाइट आप खाने खा रहे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज भी होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कंसंट्रेशन लेवल आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आंखों के नीचे हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही है जैसे इंसान एक पौधा जैसे लगाता है, उसकी किस तरीके से नशोनुमा करता है, उसका कैसे ख्याल रखता है, तो ये सारा एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द नेचर। आप अगर उस पौधे की उसका ख्याल ही नहीं रखेंगे, उसे पानी नहीं देंगे, उसे धूप नहीं लगेगी, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो होंगे। और अननेचुरल यूज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं तो डैमेज करेगा आपको, जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के ऊपर और यूथ को यूज़फुल तरीके से यूज़ करने में। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो आजकल माहौल चल रहा है, जो आजकल हालात हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं जो हर इंसान के ऊपर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रख रहा हो या बिजनेसमैन हो, सबको इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इन चीज़ों का, और इस चीज़ से फिर आप किस तरीके से बच सकते हैं? एक बंदे को जब हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपकी रोज़ी जो है वो 20-25 हज़ार है, आपका ख़र्चा जो है वो 1 लाख के करीब है, तो उसको किस तरीके से वो बचा जा सकता है? और दूसरा, वो इन चीज़ों को फिर किस तरीके से अपने जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर, कि उसको किस तरीके से वो उसको क्योर कर सकता है? देखिए, जैसे स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें आपने जो जिक्र की, तो ये तो पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसको आँख खोलते ही स्ट्रेस में आ जाता है। जी। जब उसे पता लगता है कि उसको 2 लाख से ज़्यादा का वैसे ही वो मकरूज़ है, जो तो बिल्कुल का मकसद है। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है, हमारे माशरे के बहुत से ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, आप बाहर कभी ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ के माशरे में एक सुकून है। वहाँ पे सुकून इसलिए है कि वहाँ पे जो है लॉलेसनेस की भी अगर बात करें, जैसे आपको ये नहीं पता कि जैसे गन पॉइंट पे कोई आपको मार देगा, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक माहौल है। आप वहाँ देखें, यहाँ पाकिस्तान में
आपने मेंटेलिटी की बात की, मेंटेलिटी की मैं आपको ये बताता हूँ कि रोड पे आपने देखा होगा कि जैसे कोई कौवा बैठा हुआ है या कोई कुत्ता फिर रहा है या बिल्ली फिर रही है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बस हाथ उठाना और वो 100 मीटर की रेस लगा देगा। बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये मेंटेलिटी की बात है। हमने यहाँ पे जानवरों के साथ भी इस तरीके से जुल्म किया है कि उनकी मेंटेलिटी चेंज कर दी। बाहर ऑस्ट्रेलिया में मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, तो मैं लंच वहाँ करता था, उसका नाम था जगह का डक पॉन्ड। तो डक्स थी, तो वहाँ पे ना ये समुंदर के करीब था, तो सीगल्स आ जाती थी। अब मैं बैठ के लंच कर रहा हूँ, अब वो सीगल्स आ रही हैं और मेरे उसमें से जैसे चिप्स उठा रही हैं और वो जैसे फ्रेंच फ्राइज चली हैं। अच्छा, उनको आप खुश करें, कुछ भी कहें, वहाँ के जानवरों को उन्हें ये टर्म ही नहीं समझ में आती। आप हाथ उठाएं, उन्हें नहीं पता, वो समझ रहे हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। हमने अपने जानवरों के साथ क्या किया हुआ, इंसानों को तो हम भूल ही जाए। और इंसान को तो इतनी टेंशन है यहाँ पे पाकिस्तान में, जनरली भी है। और इनके जैसे साइकाट्री के बहुत सारे इश्यूज हैं, और हमारे क्योंकि टैबूज बहुत हैं, तो हम डॉक्टर्स को भी अप्रोच नहीं करते ना। जैसे इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे हम, तो हमें और भी कोई इश्यूज होते हैं, हम डरते हैं। हम डरते किस चीज़ से हैं कि जी वो क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा। तो कहने का मकसद है कि आपको जो है खाना दोस्त तो नहीं खिला रहा ना, या आपको कोई देखने वाला तो खाना नहीं खिलाता। आप अपनी मेहनत करते हैं, खुद बाहर निकलते हैं, खुद भाग दौड़ करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक कमी है। वो बहुत सी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं, करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक लेक्चर था ईरान के सीजी के साथ एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसमें मैं ये चीज़ कही उनसे, जो स्टूडेंट्स को मैं जब उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्योंकि मैं इस तरीके का था स्कूल के अंदर कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता था, पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछता था। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आपने जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो खुल के पूछें, क्योंकि आपके जो दिल में, मैंने कहा होता क्या है कि घर आदमी जाएगा, घर जाके फिर आदमी सोचता है कि मेरे जहन में ये क्वेश्चन था, मैं पूछ नहीं सका। इससे क्या होता है कि आपके साइकोलॉजी पे, आपके माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि आप एक काम करना चाहते थे, आपने किया नहीं, सोशल प्रेशर्स की वजह से। तो सोशल प्रेशर तो इंसान को ख़त्म कर देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर्स हैं। हमारा जिस तरीके का माशरा है, यहाँ पे आप कुछ भी करने जाते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, फिर भी कहेंगे। मतलब है कि आप अगर कुछ अच्छे भी बन जाएं, आप बुरे बन जाएं या अच्छे बन जाएं, लोग तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा अमर भाई, हमने आपको काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे, पीटीवी पे और बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे देखा है जहाँ पर आप करंट अफेयर्स पे और इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। काफ़ी बातें आपकी जो है वो इंसाइटफुल होती हैं। तो उस हवाले से हम थोड़ी आपसे बात करते हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, और एक आम बिजनेसमैन, आप जैसा बिजनेसमैन क्या इस बारे में सोच रहे हो। और पिछले जो हमने देखा है 1-1.5 साल का अर्सा गुजरा है जिसके अंदर हम डाउनफॉल की तरफ गए हैं, तो उस पर क्या, किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है बिज़नेस पे, और आप लोगों ने किस तरीके से उसको टेक ओवर किया था उस पर? जी, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस वक्त। क्योंकि देखें, बिज़नेस डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो आईटी के बिज़नेस में हैं, तो वो किस तरीके से पैसे, वो जैसे सॉफ्टवेयर बनाया, बाहर भेजा, उनको डॉलर में आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम चल रहा है। कुछ लोग हैं जो जैसे टेक्सटाइल का भी काम कर रहे हैं, वो भी बाहर बेचते हैं, उनको भी डॉलर्स में आते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम चल रहा है। तो ऐसे वेरी करता है ना। लेकिन ऐसे बहुत ही कम बिजनेसेस हैं जो बाहर से पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान का एक जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, फिस्कल डेफिसिट का, कि आपकी आमदन जो है वो कम है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें कि आपका घर है, उसकी जो खर्चे हैं वो हैं 20 लाख। ठीक है, आपकी आमदनी है 10 लाख। अब 10 लाख आपको हर महीने एक्स्ट्रा चाहिए, और वो ऐसे खर्चे आपने करने ही करने। वो 10 लाख आपको किसी से लेने पड़ेंगे उधार, और उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फिर बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ता ही जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि उसको उतारने के लिए आपको और लोन लेना पड़ेगा, वो और बढ़ जाएगा, और उसको उतारने के लिए फिर आपको और लोन लेना पड़ेगा, और उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक है ना होने वाला मतलब है कि खेल जो कभी ख़त्म
नहीं हो सकता, लेकिन ये एक तरीके से ख़त्म हो सकता है। देखें, जो माशरे आगे चले गए, हम अपने जैसे कि नेबर्स में ही देख लें, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, हम कोई बहुत आगे नहीं जाते। तो इंडिया, इन लोगों ने ना एक कुछ 3 चीज़ें हैं, इन्होंने कहा ये 3 चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करनी। ये 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला इन्होंने कहा एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं करना, लिटरेसी रेट को आगे लेके जाना है। सेकंड चीज़ इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, इसे हमें फुल सपोर्ट करना है। तीसरी चीज़ बैंक रिजर्व आपका। बैंक रिजर्व होता है आपका जो रुपया है या जो भी करेंसी है वो मजबूत होती है। जब मजबूत होती है तो मुल्क में जान होती है। आप देखें कि इंडिया का जो अगर $1 वहाँ का कन्वर्ट करें तो वहाँ के INR के अंदर 82 मतलब पाक रुपये में 82 रुपीज़ बनते हैं। बांग्लादेश का देख लें 110 का है। अच्छा, बांग्लादेश 20% से अपना लिटरेसी रेट उठा के 74.6% पे ले गया। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने कहा कि जी आपके जो टीचर्स रिटायर होते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे बनाई। पॉलिसीज़ बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पॉलिसीज़ को सक्सेसफुली रन करना और उनसे रिजल्ट्स लेना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और उन्होंने क्या किया कि जैसे टीचर्स हैं, उनको कहा कि टीचर रिटायर होगा तो उसे 1 करोड़ रुपए हम रिटायरमेंट फंड में दे देंगे। तो क्या हुआ कि टीचर्स के लिए एक इंसेंटिव आ गया। उनको समझ में आया कि अगर हम इस लाइन में जाते हैं तो हमें एंड में ये मिलेगा। फिर क्या है कि वहाँ पे 1 जनवरी को ऑल टेक्स्ट बुक्स आर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपके जो प्राइवेट टीचर्स हैं, इनकी सैलरी गवर्नमेंट से जाती है, लेकिन एक सिस्टम के तहत। जाहिर बात है उन्होंने जो भी एक मैकेनाइज्ड अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो और उसके साथ उन्होंने एक ऐप डेवलप किया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या नहीं जा सकते, उनके माँ बाप को उन ऐप्स में ट्रेन किया गया और उनको कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिसमें सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स उन्हें पूरे करके उसमें भेजने पड़ते हैं। मंथ एंड पे ऐसे जितने भी माँ बाप हैं उनको एक इंसेंटिव जाता है, वजीफा पैसों की सूरत में। तो उनके लिए भी एक इंसेंटिव हो गया। तो एक सिस्टम अगर इस तरीके का बना जाए, आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आज 75 ईयर्स के बाद आप देखें कि हमारा बैंक रिजर्व ही नहीं है। इंडिया का $657 बिलियन है। इंडिया की जो IT की जो एक्सपोर्ट है वो 257 या 58 बिलियन डॉलर्स की है। कैसे आप वो देखें कि जो सऊदी अरब की जो टोटल ऑयल की जो एक्सपोर्ट है, आप सोचें उससे ज़्यादा उनका IT का एक्सपोर्ट हो गया है इंडिया का। तो उन्होंने भी तो किसी तरीके से किया है, और बांग्लादेश ने भी किसी तरीके से कर रहे हैं ना वो लोग भी काम, कि उन्होंने डॉलर को भी नीचे लेके आया। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में रिफॉर्म्स किए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसको हल भी तो करना है ना। आप देखें इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी फिर जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके एयरपोर्ट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं, फिर उन पे बात आ जाती है, या हाईवे हैं उनको गिरवी रखना पड़ जाता है, या जैसे अभी आपकी जो पोर्ट है उसकी 21 बर्तें हैं और उसमें से 5 बर्तों को जो है वो 50 साल के लिए लीज कर, स्टील मिल हो गई। तो क्या हमें ये सोचना है कि क्या हम यही करते रहेंगे? और अगर हम यही करते रहेंगे तो यहाँ पे से लोग रुकेंगे ही नहीं। इसके साथ रिलेटेड एक चीज़ है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जो है, आप देखें कि पिछले महीनों में अभी तक 9 से 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये अनसर्टेनिटी, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये बहुत बड़े सवाल होते हैं जो लोगों के आगे आके खड़े हो जाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के, देखें हम बात करते हैं बिजनेस की, लेकिन हम बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं करते कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको सही कैसे करना है। बिजनेस कम्युनिटी के जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उससे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस करता क्यों है आदमी? बिजनेस आदमी करता है पैसे कमाने के लिए। और अगर आदमी को ये पता लगे कि पैसे मैं नहीं कमा सकता और मेरे जो आमदनी है वो कम होनी शुरू हो गई है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ये भी नहीं कमा सकूंगा, और यहाँ पे हम इसको किस चीज़ से रिलेट करेंगे? इन्फ्लेशन के साथ, कि इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती जा रही है। और इन्फ्लेशन को देखें, मैंने हमेशा ये कहा है कि इन्फ्लेशन को आप पूरे तरीके से नहीं रोक सकते। इन्फ्लेशन को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। आपकी इन्फ्लेशन आप देखें ना कि 40% से ऊपर चली गई पिछले 2-3 महीने के अंदर, हाईएस्ट एवर इन पाकिस्तान। और उससे पहले
का अगर आप फिगर देखें तो 6.7% इस तरीके का पिछले 10 सालों का एक इन्फ्लेशन का रेट उसमें रहा। तो ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखें उस पर कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि अगर बाहर की बात करें हम, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ पे से तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसके साथ आप देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। दुनिया के जो बुलंद तरीन जो पहाड़ हैं 40, उसमें से आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान के अंदर है, 8 पाकिस्तान में। हाँ। और आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको सिक्योरिटी देनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो इसके लिए एक टीम के ज़रिए जो है काम करने की ज़रूरत है। 75 ईयर्स में आप देखें कि जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए अपने जो चीज़ें होती हैं जैसे वोट बैंक के लिए पीछे जो भी हुकूमत काम कर रही होती है, हमेशा से ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि वो प्रोजेक्ट्स रोक देते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें इसमें जो टैक्स पेयर है नुकसान तो उसका है, पैसे तो उसके लगे हुए हैं, जेब से तो कोई लगा नहीं रहा। अगर उसके पैसे लगे हुए हैं तो भाई जिसका भी प्रोजेक्ट है आप कंप्लीट तो होने दें, क्योंकि वो जैसा भी प्रोजेक्ट है एंड के अंदर तो उसने लोगों का ही भला करना है ना। अगर ये प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट होने दें और इस तरीके से हम चलें और एक सिस्टम ऐसा बने, जैसे एक रेस होती है जेवलिन, एक तो थ्रो वाली भी होती है और एक होती है जिसमें बैटन लेके भागते हैं। तो आपने उस रेस में देखा एक टीम वर्क होता है। एक टीम यहाँ से बंदा भागता है बैटन लेके, वो दूसरे को देता है, दूसरा भागता है फिर तीसरे को देता है। तो इस तरीके से है। लेकिन अगर बैटन कोई गिरा देता है तो वो रेस से आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बैटन है वो गिराना नहीं है, और वो बैटन क्या है कि पीछे से जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है उसको भी आप लेके चलें, अपने भी प्रोजेक्ट्स लेके आए। जाहिर सी बात है, देखें पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, हर आदमी का अपना विजन होता है, हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। मोस्ट वेलकम, वो लेके आए, लेकिन काम करें पाकिस्तान के लिए। और आज अगर हम यहाँ पे हैं, हमारा बैंक रिजर्व ही नहीं है, तो हर पाकिस्तानी की ज़बान में तो यही सवाल है ना कि वो यही पूछते हैं कि भाई फिर मुल्क के साथ हुआ क्या, कि हमारा बैंक रिजर्व ही नहीं है तो गया किधर। बिल्कुल। और पैसे गए किधर, और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जी। अच्छा, इसमें राइट, टू बी वेरी फ्रैंक, इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, तो लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, इलेक्शंस का मुल्क की इकोनॉमी, क्या अब आपको लगता है कि अगर लेट से इस साल इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शन से क्या इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, या अगेन वही वाली बात है कि हम पिछले 50 साल से देख के आ रहे हैं कि एक बंदा आता है, वो अपनी एक पॉलिसी लेकर आता है, जैसे ही 4.5 साल पूरे होते हैं, आखिरी के 6 महीने वो पॉलिसीज़ का बिल्कुल अपोजिट पॉलिसीज़ लेके आ जाता है, इस तरीके की जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके लिए मैं मसले खड़े कर दूँ। तो ये पॉलिसीज़ का जो फुकदान है, क्या इलेक्शंस होने के बावजूद भी आपको लगता है मुल्क के हालात बेहतर होंगे, या वही वाली कहानी होगी 6-7 महीने हालात बेहतर हुए, उसके बाद वही मुल्क नाजुक सूरत से गुजर रहा है? इसके लिए हमें देखें, इसके लिए ना ये देखना पड़ेगा कि अभी जो IMF का मुआहिदा हुआ है, हमें ना ये देखना पड़ेगा कि IMF जो है, इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि हमेशा ना पीछे जाना चाहिए कि लोगों को यही नहीं पता IMF है क्या और IMF बना कब। मैं आपको बताता हूँ, IMF बना 1944 के अंदर ब्रैंड्सफोर्ड, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी बना। अब बात करते हैं कि इसको बनाया किसने। इसको बनाया जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के कुछ इकोनॉमिस्ट थे, और ये बना अंडर द मार्शल प्लान। और यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को बिल्ड करने के लिए ये क़याम में आया, और आहिस्ता आहिस्ता इसने कंट्रीज़ को अपना मेंबर बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली IMF क्या करता है कि IMF अगर आपको लोन देता है तो आपको ये पता है कि ये लोन अगर आपकी कंट्री सही परफॉर्म नहीं कर रही, इवन अफ्रीकन कंट्रीज भी, तो वो आप मकरूज होते चले जाते हैं। अच्छा, मकरूज होते चले जाते हैं तो IMF आपके ऊपर चढ़ता जाता है इस तरीके से कि वो फिर आपकी इकॉनमी कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी हम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान को उन्होंने जितनी शराइत थी इनको माननी पड़ी, और वो क्यों माननी पड़ी, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर IMF हाथ रोक लेता है तो कोई भी ऐसा जो बैंक है इंटरनेशनल या फंडिंग इंस्टीट्यूट, वो आपको फंड ही नहीं करेगा। तो IMF के साथ चलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन IMF ये भी तो देखता है कि आप पैसे देंगे कि भी नहीं देंगे। तो IMF फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स में भी आ जाता है। वो कहता है आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इतने टैक्स लगाएंगे।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मुल्क तो फिर IMF चला रहा है, कोई और तो चला ही नहीं रहा। तो IMF डिक्टेट कर रहा है। उस डिक्टेट करने की जो पोजीशन में अगर मुल्क को हमने डाल दिया है, तो बेसिकली हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज तो चलो वो डिक्टेट कर रहा है, बाद में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद। इससे मैं रिलेट करूंगा एक चीज़ को कि बाहर के जो मुल्क हैं उनका एक विजन होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं कि पाकिस्तान का कोई विजन है। और विजन इस तरीके का होना चाहिए कि वो टारगेट्स के साथ अटैच्ड हो, और उस विजन के तहत, जैसे डैम्स हैं, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, आपका हेल्थ के इश्यूज हैं, आपका लिटरेसी का प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इश्यूज हैं, आपके टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म जाहिर बात है सेफ्टी सिक्योरिटी होगी तो लोग आएंगे। तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, और वो कर भी सकते हैं। उसके लिए नेक नियति की ज़रूरत है, और उसको इस वक्त अगर नहीं करेंगे तो उसमें फिर यही होगा अनफॉर्चुनेटली कि जो लोग रह गए पाकिस्तान में, जिनका जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, जिनका अभी भी भरोसा है कि चीज़ें आगे बेहतर होंगी, तो इवेंचुअली वो लोग भी क्या करेंगे। देखें, यहाँ से जाना तो बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि बाहर जाना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ बहुत आसान है जी। लेकिन कौन अपना घर छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के जाने के उसके फ्रेम ऑफ माइंड में आता है। ये अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले से जो हालात हैं पाकिस्तान के, अब मैंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इन्होंने IMF ने जो एक शर्त लगाई है वो कहा है कि आप जो डॉलर है उस पर कैप नहीं लगाएंगे ना। कैप नहीं लगाएंगे तो अभी तो आर्टिफिशियली तौर पे तो आपका डॉलर नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके पास तो वही फिस्कल डेफिसिट का इशू चल रहा है, और आपके पास तो जो इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं है, वो भी आपको मांगने हैं। तो अनलेस एंड अनटिल के बहुत बड़ा कोई एक समझें कि ड्रामेटिक चेंज आए, कोई रेवोल्यूशन आए, कोई विजन बने, और पूरा पाकिस्तान मिल के उस पर काम करे, बिल्कुल, तो उसके बाद ही चीज़ें सही हो सकती हैं। वरना अनफॉर्चुनेटली जो लोग रह गए फिर वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक देखें ना, सीधी सी बात है कि अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा आपका जी, तो आप कमाएंगे कहाँ से। बिल्कुल, और फिर आपको कोई ना कोई तो ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं किसी फिर ऐसी कंट्री में जाऊं, वहाँ पे मैं क्या करूं, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, कौन सी चीज़ करूं। तो अगर उसके अंदर आदमी पड़ जाएगा तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिकली अगर देखें पाकिस्तान की लोकेशन, आप देखें यहाँ से अफगानिस्तान लगा हुआ है, ईरान लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ है, इसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं। और कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की, और जैसे गवादर का है, CPEC का है, तो CPEC एक उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान की राय हमवार कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को करें ताकि ये कि पाकिस्तान इससे निकले चीज़ों से। आपके पड़ोसी कहाँ चले गए? आज तो वो हंसते होंगे, वो कहते होंगे यार देखो एक साथ हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और हम लोग कहाँ चले गए। तो इसका मैं यही मायने अखज़ कर सकता हूँ कि इस तरीके से है कि एक बंदे की जो है वो लोन लिए जा रहा है, लेकिन उस लोन का जो सही इस्तेमाल है वो नहीं कर रहा। हम ये लोन इसलिए ले रहे हैं कि दूसरा लोन्स को उतारना है। हम लोगों ने उन लोन के जो पैसे आ रहे हैं वो सही जगह पे ना तो इन्वेस्ट किए, ना तो हमने उन सही जगहों पे इसको रिसोर्सेज अपने यूज़ किए। तो अब वो होता ये जा रहा है कि आपके पैसे जो है वो खर्च होते जा रहे हैं, पीछे लोन आता जा रहा है, लेकिन आपने कमाई के तरीके कोई नहीं निकाले। एक्सपोर्ट आपका है नहीं, इंपोर्ट आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे आपको लगता है इसके रूट प्रॉब्लम जो है वो पॉलिसीज़ तक के तो है, जो आपकी बातों से मैंने समझा है कि पॉलिसीज़ जो है ना हमारे विजन और पॉलिसीज़ का इशू है। लेकिन इसका स्टार्ट जो है वो क्या क़याम पाकिस्तान से पहले से था, या फिर ये आस्ते आस्ते चीज़ें बिगड़ती गई और फिर आप देखते हैं लास्ट 20-30 सालों के अंदर ये ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है? इसमें देखिए, जब पाकिस्तान बना तो जो डॉलर था वो 2.54 का था, ₹2.5 तक का था। तो वहाँ से आहिस्ता 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 बढ़ता ही चला गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अगर अपने मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एजुकेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें, उनको पता हो। इवन मैंने एक प्रोग्राम में अपने ये भी बात की थी कि आपका जो जैसे स्कूल के जो सारे आपके क्लास 2 से या 3 से लेके जितने भी आपके वो हैं सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उसमें IT को भी इंक्लूड किया जाए,
शुरू से ही, बिल्कुल। और उसको इवन के एज अ गेम की शक्ल में इंक्लूड किया जाए कि उनको बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि आगे जो है हर चीज़ रिलेटेड टू आईटी है, क्योंकि आईटी के भी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, जैसे एआई आ गई, आपकी आईओटी आ गई, डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर भी, और उसके अंदर भी चीज़ें आती जा रही हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते तो फिर वो बाद में बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया ने लास्ट जो अपना प्रोग्राम लिया था IMF से, वो 2001 में लिया था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं लिया। सही। तो अब तो वो प्रोग्राम देने के उसमें आ गए। मतलब उनका बैंक रिजर्व ये, आप देखेंगे सारी दुनिया देखती है कि वहाँ जाके इंडस्ट्रीज लगाए, ये करे, बांग्लादेश जाए। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को भी दुनिया इसी नज़र से देखे कि पाकिस्तान का झंडा हमेशा जो है वो ऊपर रहे, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा अमर भाई, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, अपनी सेंटर के हवाले से, मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, कोई भी जनरल मैसेज जो आप आवाम को देना चाहे? आपकी बातें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होती हैं, तो हम चाहेंगे व्यूअर्स हमारी उस बात का फ़ायदा उठाएं। जी, लास्ट मैसेज में यही देना चाहूँगा कि देखें, जो पाकिस्तान है, और जब आप पाकिस्तान के मुल्क में पैदा होते हैं तो आप पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हमें समझना चाहिए, हम समझते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है। बिल्कुल। हम सबका नाम है पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान है तो हम हैं। इसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस पे भरोसा रखना चाहिए। चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगी, इंशाअल्लाह, और कुछ हो भी रही हैं। और ये कि जैसे मैंने बात की एजुकेशन की, एजुकेशन में जितने भी लोग हैं, देखें ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि वो आगे बढ़े और काम करे, लोगों का भी काम होता है। लोग भी आगे बढ़े, गवर्नमेंट भी आगे बढ़े, एज ए टीम आगे बढ़े, और जो लोग हैं वो भी इसमें कूदें। देखें कि जहाँ पे जो साहिब हैसियत लोग हैं और वो कर सकते हैं, अगर कहीं पे कोई स्कूल खोल सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे पाकिस्तान आगे जा सकता है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, तो वो सबको एज ए टीम एक जगह आके खड़ा होना पड़ेगा जी। एक विजन रखना पड़ेगा, एक सोच रखनी पड़ेगी। और मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी कहे कि ये हो नहीं सकता, हर चीज़ हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर हम फैसला कर लें कि हमें आगे बढ़ना है और एक बहुत ही अजीम मुल्क बन के आगे निकलना है, आप देखें कि इस मुल्क का जो क़याम हुआ वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो एक और जो चीज़ है वो ये कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो अगर पूरी कौम यूनाइटेड हो जाए, हम सब मिल जाएं, तो यही इसके अंदर ही हमारी तरक्की का राज छुपा हुआ है। यूनिटी, इसके बाद है फेथ। फेथ का मतलब ईमान। ईमान रखें, और ये कि फेथ के साथ चलें, और फेथ सिर्फ जनरल फेथ नहीं, रिलीजियस फेथ भी साथ में रखें। और उसके साथ फिर यूनिटी, फेथ, और फिर है डिसिप्लिन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हम सिग्नलों पे रुकते हैं? हम क्या करते हैं? हम मुझे इतना अफसोस होता है, गाड़ी में मैं जा रहा होता हूँ, आगे देखता हूँ कि शीशा खुला, महंगी महंगी गाड़ी, कचरा बाहर, बिल्कुल, उसका शॉपर का बाहर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम घर में भी ऐसे ही करते हैं कि घर के अंदर हम ऐसे ही कचरा फैलाते फिरते हैं? हम नहीं फैलाते, क्योंकि हमारा घर है। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान भी तो हमारा घर है, उसको हम क्यों गंदा करने पे तुले हुए हैं? आप देखेंगे लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पे भी कचरा फेंक के आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर भी लोगों को नहीं, अब तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पे कोई हैवी फाइन्स रखने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, और इस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाना है कि पाकिस्तान का नाम आगे जाए। देखें दुनिया में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे झंडे की पाकिस्तान कि बाहर के मुल्कों में इज्जत हो, कि आप जब जाएं और आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप उसको बोले आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो बंदा हिल जाए सुन के, और वो फिर आपसे क्वेश्चन करे। वो क्वेश्चन किस चीज़ का करेगा? हमने कभी सोचा है? तो हमें ये सोचना है कि वो किस चीज़ का क्वेश्चन करे। तो वो ये क्वेश्चन करे कि यार आपका तो ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है, आपके तो ये सिस्टम ऐसा है, आपका तो वो सिस्टम ऐसा है, आपकी तो क्या कहते हैं कि जो टूरिज्म का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, आप तो टॉप 10 में आ गए टूरिज्म के अंदर,
आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या रेवोल्यूशन है, आपने लिटरेसी रेट उठा के अपना कहाँ से कहाँ कर दिया। आपका बच्चा 55% बच्चा स्कूल नहीं जाता था, आपका तो वो कम होके सिर्फ 3% पे रह गया। तो कहें कि आपने किया कैसे। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो कौमें अपनी इज्जत करती हैं, और वो किस तरीके से करती हैं, इसी तरीके से कि आप पहले अपनी इज्जत करवाएं और उसके लिए फिर आपको अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो लोग फिर जब ये चीज़ें देखेंगे आपसे इम्प्रेस होंगे, लेकिन वो उन चीज़ों से इम्प्रेस होंगे जो आपने की हैं, आपने दिखाई हैं, आपने करके दिखाई हैं। तो जो लोगों को बस आखिरी मैसेज यही है कि देखें, लोगों के अलग अलग झंडे हैं आज, लेकिन मैं जो हूँ, मेरा झंडा एक है जिसका रंग है सब्ज और सफ़ेद, और वो झंडा है पाकिस्तान का झंडा। तो पाकिस्तान का झंडा थामें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें जो है वो ये शर्फ बख्शा कि आप आए, और थैंक यू सो मच। आइंदा भी हम आपको बिल्कुल बुलाते रहेंगे, काफ़ी हमारी मालूमात में इजाफा किया। तो व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम के ऊपर, आईडीज़ हमारी नीचे आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।